यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत वहां से करते हैं जहां मेंडल की कहानी एक तरह से रुकी थी। हमारे पास जो सामग्री है वो जेनेटिक्स की उस दुनिया के बारे में है जो मेंडल के काम को दोबारा खोजे जाने के बाद सामने आई। बिल्कुल। आज का मकसद ये समझना है कि वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस का भौतिक आधार क्या है। एग्जैक्टली। मेंडल ने फैक्टर्स की बात की थी, पर वो थे क्या, कैसे काम करते थे? इसका जवाब 19वीं सदी तक तो नहीं मिला था। आज हम उस सफर को देखेंगे जहां वैज्ञानिकों ने कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर झांका और वंशानुक्रम के रहस्यों को उजागर किया। तो सबसे पहला सवाल, मेंडल का काम 1865 में प्रकाशित हुआ, पर 1900 तक उस पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, इसके कई कारण थे। पहला तो उस समय कम्युनिकेशन इतना तेज नहीं था, तो उनका काम ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। और दूसरा शायद ये कि उनका आइडिया उस समय के लिए कुछ ज्यादा ही नया था। बिल्कुल। उनका ये विचार कि फैक्टर्स, जिन्हें हम आज जीन्स कहते हैं, वो अलग अलग इकाइयां हैं, ये उस समय की ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की धारणा के बिल्कुल खिलाफ था। अच्छा, ब्लेंडिंग मतलब सब कुछ घुल मिल जाता है? हाँ, और तीसरा, उन्होंने बायोलॉजी को समझाने के लिए गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल किया, जो उस दौर के जीव वैज्ञानिकों के लिए एक बिल्कुल नई और शायद अस्वीकार्य बात थी। और सबसे जरूरी, वो इन फैक्टर्स का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। सही पकड़ा आपने। वो ये नहीं बता पाए कि ये आखिर हैं क्या। तो फिर 1900 में ऐसा क्या बदला? टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोपी में बहुत तरक्की हो चुकी थी। अच्छा। 1900 में 3 अलग-अलग वैज्ञानिकों ने, डी व्रीस, कॉरेंस और वॉन शिरमाक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के परिणामों को फिर से खोजा। वाह! और इस समय तक वैज्ञानिक कोशिका विभाजन देख सकते थे। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस में कुछ संरचनाएं हैं जो सेल डिवीजन से ठीक पहले दोगुनी होती हैं और फिर बढ़ जाती हैं। और ये रंगीन दिखती थी, है ना? इसीलिए क्रोमोसोम्स। एग्जैक्टली, कलर्ड बॉडीज। यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। किसी ने मेंडल के नियमों और इन क्रोमोसोम्स के व्यवहार में एक समानता देखी। सही कहा ना? बिल्कुल। 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने ये देखा। उन्होंने मेंडल के जीन्स और क्रोमोसोम्स के व्यवहार के बीच एक पैरेलल लाइन खींची। जैसे कि? जैसे जीन्स जोड़ों में होते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी जोड़ों में होते हैं। युग्मक यानी गैमीट बनते समय दोनों जीन्स अलग हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे समजातीय क्रोमोसोम्स अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के दौरान अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो सीधी सीधी समानता दिख रही थी। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जीन्स के अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और क्रोमोसोम्स के जोड़े भी स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी। हाँ, इसी समानता के आधार पर उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पेश की। इसमें कहा गया कि क्रोमोसोम ही वो क्या कहते हैं, गाड़ियां हैं जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो बन गई, लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? इसका श्रेय जाता है थॉमस हंट मॉर्गन और उनके सहयोगियों को। उन्होंने फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया। फल मक्खी ही क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें प्रयोगशाला में आसानी से उगाया जा सकता था। हाँ। उनका जीवन चक्र सिर्फ 2 हफ्तों का होता है और एक ही मीटिंग से बहुत सारी संतानें पैदा होती हैं। मतलब डेटा बहुत जल्दी और बहुत सारा मिल जाता था। बिल्कुल। और नर मादा को आसानी से पहचाना जा सकता था और उनमें कई आनुवंशिक विभिन्नताएं थीं जिन्हें कम शक्ति वाले माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता था। और मॉर्गन ने अपने प्रयोगों से क्या खोजा? मॉर्गन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की खोज की। उन्होंने ड्रोसोफिला में डायहाइब्रिड क्रॉस कराए, जैसे मेंडल ने मटर में किए थे। अच्छा। उन्होंने पीले शरीर और सफेद आंखों वाली मादा का क्रॉस भूरे शरीर और लाल आंखों वाले नर से कराया। लेकिन F2 पीढ़ी में उन्हें मेंडल का 9.3.3.1 अनुपात नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन 2 जीन्स का वो अध्ययन कर रहे थे, शरीर का रंग और आंखों का रंग, वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पर स्थित थे, एक्स क्रोमोसोम पर। ओह, तो मतलब वो आजाद नहीं थे? नहीं थे। जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं तो वे एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसे ही लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। लेकिन आपने रिकॉम्बिनेशन भी कहा। हाँ, क्योंकि लिंकेज के बावजूद कभी-कभी नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन भी बनते हैं, जिसे रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कहते हैं। अच्छा। मॉर्गन ने पाया कि कुछ जीन्स बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, जिन्हें टाइटली लिंक्ड कहते हैं, जैसे पीले शरीर और सफेद आंखों वाले जीन, जिनमें सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुआ। जबकि कुछ जीन्स ढीले जोड़े होते हैं, लूजली लिंक्ड, जैसे सफेद आंखों और छोटे पंखों वाले जीन, जिनमें 37.2% रिकॉम्बिनेशन हुआ।
और उनके एक छात्र ने इसी जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ कमाल किया था, है ना? हाँ, उनके एक छात्र अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने इस जानकारी का इस्तेमाल किया और बताया कि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को जीन्स के बीच की दूरी मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह, यहीं से जेनेटिक मैपिंग की शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जेनेटिक्स उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी मटर के पौधों में दिखती है। कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो बस 2 विकल्पों में नहीं आते, जैसे इंसानों की लंबाई या त्वचा का रंग। सही कहा। इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक गुण को एक से ज्यादा जीन्स नियंत्रित करते हैं। जैसे मानव त्वचा का रंग? हाँ, उसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसे 3 जीन्स A, B, C नियंत्रित करते हैं। ओके। डोमिनेंट अलील्स यानी कैपिटल A-B-C त्वचा के गहरे रंग के लिए जिम्मेदार हैं, और रिसेसिव अलील्स स्मॉल a-b-c हल्के रंग के लिए। तो जिसका जीनोटाइप A-B-B-C होगा, उसका रंग सबसे गहरा होगा। बिल्कुल। और जिसका A-A-B-B-C होगा, उसका सबसे हल्का। A-A-B-B-C जैसे जीनोटाइप वाले व्यक्ति का रंग बीच का यानी इंटरमीडिएट होगा। हर डोमिनेंट अलील का प्रभाव जुड़ता जाता है, जिससे रंगों का एक पूरा स्पेक्ट्रम बनता है। और क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब एक जीन और कई सारे गुण? हाँ, इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इसमें एक जीन एक से ज्यादा गुणों को प्रभावित करता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी PKU नाम की बीमारी। अच्छा। ये एक एंजाइम बनाने वाले जीन में म्यूटेशन के कारण होती है। पर इस एक जीन की गड़बड़ी से कई लक्षण दिखते हैं, जैसे मानसिक मंदता, बालों और त्वचा के रंग में कमी। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। किसी जीव का लिंग कैसे निर्धारित होता है? इसकी शुरुआती खोज हेनकिंग ने की थी, है ना? हाँ, 1891 में हेंकिंग ने कुछ कीड़ों के शुक्राणुओं का अध्ययन करते हुए देखा कि 50% शुक्राणुओं में एक विशेष केंद्रीय संरचना थी, जबकि बाकी 50% में नहीं थी। उन्होंने उसे एक्स बॉडी कहा था। हाँ, पर वो इसका महत्व नहीं समझ पाए। बाद में पता चला कि ये एक्स बॉडी असल में एक क्रोमोसोम था। यहीं से सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स का कॉन्सेप्ट आया। और इसके अलग अलग तरीके होते हैं, सही कहा ना? हाँ, कई तरीके हैं। जैसे टिड्डे में एक्सो प्रकार होता है, नर में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में 2 होते हैं। और इंसानों में? इंसानों और ड्रोसोफिला में XY प्रकार होता है। नर हेट्रोगैमेटिक होते हैं, मतलब XY, और मादा होमोगैमेटिक, मतलब XX। और पक्षियों में इसका ठीक उल्टा होता है। सही। पक्षियों में ZW प्रकार होता है। यहाँ मादा हेट्रोगैमेटिक ZW होती है और नर होमोगैमेटिक ZZ होता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? इंसानों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स। मादा में XX और नर में XY होते हैं। तो नर 2 तरह के शुक्राणु बनाता है, 50% में X क्रोमोसोम और 50% में Y क्रोमोसोम होता है। जबकि मादा सिर्फ एक ही तरह के अंडाणु बनाती है। हाँ, जिनमें हमेशा X क्रोमोसोम होता है। तो अगर X वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो भ्रूण XX यानी लड़की बनता है। और अगर Y वाला शुक्राणु मिलता है तो भ्रूण XY यानी लड़का बनता है। बिल्कुल। ये बात साफ करती है कि बच्चे का लिंग शुक्राणु पर निर्भर करता है, न कि मां पर। ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए लड़की के जन्म के लिए महिलाओं को दोषी ठहराना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। एक और अनोखा मामला मधुमक्खियों का है। हाँ, मधुमक्खियों में हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम होता है। ये क्या होता है? यहाँ मादाएं यानी रानी और श्रमिक डिप्लॉयड होती हैं। उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और वे निषेचित अंडे से बनती हैं। और नर, जिन्हें ड्रोन कहते हैं, वे हैप्लॉइड होते हैं। उनमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक मिनट, तो वो कैसे बनते हैं? वे अनिषेचित अंडे से, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा बनते हैं। ये तो कमाल है। इसका मतलब नर मधुमक्खियों का कोई पिता नहीं होता। सही, उनका कोई पिता नहीं होता और उनके बेटे नहीं हो सकते, लेकिन उनका एक नाना होता है और उनके पोते हो सकते हैं। वाह, ये तो जेनेटिक्स की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। बिल्कुल। तो आज हमने मेंडल के काल्पनिक फैक्टर्स से लेके क्रोमोसोम्स की भौतिक सच्चाई तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे जीन्स का जुड़ाव, उनका अलग होना और लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं काम करती हैं। और सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि वंशानुक्रम एक भौतिक और यांत्रिक प्रक्रिया है जो क्रोमोसोम्स के व्यवहार पर आधारित है, लेकिन इसमें पॉलीजीनी और प्लियोट्रॉपी जैसी जटिलताएं भी हैं
जो जीवन में हमें दिखने वाली अपार विविधता को जन्म देती हैं। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने मधुमक्खियों के हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम के बारे में जाना, जहां नर बिना पिता के पैदा होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे सिस्टम के विकासवादी यानी एवोल्यूशनरी फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं, जहां प्रजाति के आधे सदस्यों का कोई पिता ही ना हो। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।